नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। चुनावी सरगर्मी के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वामपंथी और नक्सली संगठनों के बड़े समर्थन की बात सामने आ रही है, जिसे ग्राउंड पर जाकर मैंने खुद महसूस किया और कुछ जीवंत उदाहरण मिले, जो वहां सबूत मिले और जिस तरह से जानकारी सामने आई, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अब जो हिंसक नक्सली हैं वो खुलकर समर्थन दे रहे हैं। आगे मैं आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिखाऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि नक्सली किस तरह से पिछले 5 सालों में, जब भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, उनके मरने की तादाद कम होती गई, जबकि आम आदमी और जवानों पर नक्सलियों की गोलियां बरसती रही। वैसे तो छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से तकरीबन 3000 जवान और आम नागरिक मारे गए, जबकि नक्सलियों के मरने का अनुपात 1000 के आसपास ही था। लेकिन बीते 4 महीनों में जो कुछ भी हुआ वह बेहद हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। नक्सली भी वही हैं, जवान भी वही हैं, लेकिन अब नक्सली 3 गुना ज्यादा मात्रा में मारे जा रहे हैं। बीते 4 महीने में जहां 18 नागरिक और 8 जवान मारे गए और 80 नक्सलियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया, जहां उनकी जगह होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को बस्तर में हुआ, जो नक्सल से ज्यादा प्रभावित इलाका है। बाद में नक्सल से जो थोड़े कम प्रभावित इलाके हैं, 3 लोकसभा क्षेत्र, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, यहाँ 26 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ समझना होगा, खासकर राजनांदगांव की अगर मैं बात करूं, मानपुर, मोहला और औंधी क्षेत्र के इलाके में, जहां अर्बन नक्सली सरजू टेकाम का ज्यादा प्रभाव था और उसके समर्थक जो कि स्थानीय आदिवासियों को भड़काते रहे कि वो हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, मिशनरियों के इशारे पर और उस समय के सिस्टम के इशारों पर फलने फूलने और पुष्पित पल्वित होने वाले सरजू टेकाम ने अनेक वारदातों को अंजाम दिया और उस समय की भूपेश बघेल सरकार उसे संरक्षित करती रही। फिलहाल सरजू टेकाम जेल में है। राजनांदगांव के बाकी इलाके, पंडरिया से लगे हुए जंगल और कवर्धा के आसपास के इलाकों में, जहां जहां नक्सली प्रभावित इलाका है, खैरागढ़ के आगे, छुई खदान के आसपास के जंगल के इलाकों में कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिलता नजर आया। मौजूदा हालात में कमोबेश ऐसी स्थिति कांकेर और महासमुंद के इलाके में भी है। ऐसे माहौल के पीछे एक चेहरा ध्यान में आता है, वो है भूपेश बघेल, जो मुख्यमंत्री रहे। उन्हें सब कुछ पता था। उनके मुख्यमंत्री रहते तब उनके जो सलाहकार रहे, कहीं ना कहीं वामपंथ की विचारधारा से प्रभावित रहे। ऐसे अनेक मौके आए जब हिंदूवादियों को दबाने की कोशिश की गई और मिशनरियों को संरक्षण दिया गया। धमतरी का बहुचर्चित अंजलि जैन का लव जिहाद का मामला यदि ले लिया जाए तो उस समय सीधे तौर पर सीएम हाउस इन्वॉल्व था, क्योंकि उस घटना को मैंने प्रत्यक्ष रूप से खुद महसूस किया कि किस तरह से एक बेहद सामान्य परिवार के मुस्लिम शादीशुदा व्यक्ति के द्वारा एक करोड़पति जैन परिवार की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद जब मामला पुलिस से आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो वहां लाखों रुपए फीस वसूलने वाले वकीलों को फीस प्रदान करवाई गई। ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच जब मेरा राजनांदगांव जाना हुआ, तो वहां भूपेश बघेल की पोल खोलने के लिए सुरेंद्र दाऊ मुझे मिले। सुरेंद्र दाऊ कांग्रेस के जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने जो बातें बताई वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं और उसके बाद झीरम कांड की कुछ हकीकत बताऊंगा, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस को क्यों वामपंथी विचारधारा और नक्सलियों का समर्थन मिल रहा है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, तब 112 नक्सली मारे गए। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई 2019 में 65 नक्सली मारे गए। 2020 में ये घटकर 40 हो गए। 2021 में नक्सली 51 मारे गए। 2022 में संख्या एकदम घट गई, तब 30 नक्सली मारे गए। 2023 में मात्र 20 नक्सली ही मारे गए। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, बीते 4 महीनों में ही 80 नक्सलियों का सफाया हो चुका है और 200 से अधिक नक्सलियों ने समर्पण या गिरफ्तारी दी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से एकदम भटक कर जिस तरह से वामपंथी विचारधारा की बात कर रही है, विरासत पर टैक्स लगाने का जो एक मामला है, इसके अलावा तमाम ऐसी बातें जो हुबहू कहीं ना कहीं वामपंथी और कम्युनिस्टों की भाषा लगती है। दरअसल उसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि राहुल गांधी के सलाहकार इन
दिनों कहीं ना कहीं सीताराम येचुरी बने हुए हैं। ये बातें कांग्रेस के पुराने प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने टीवी डिबेट के दौरान कई बार दोहराई, जो कल तक राहुल गांधी के बेहद खासम खास थे। उन्होंने ये खुलासा किया है। रोहन गुप्ता के इन दावों को छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 को हुए झीरम कांड की घटना के बाद जांच की कार्रवाई से जोड़कर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 17 दिसंबर 2018 को जैसे ही भूपेश सरकार ने शपथ लिया, तब उसके पहले भूपेश बघेल ये कहते रहे कि सबूत मेरे जेब में है, लेकिन 5 साल सरकार रहने के बावजूद वो सबूत आज तक दिखा नहीं पाए। जबकि झीरम कांड के सबसे दागदार चेहरे कवासी लखमा उनके मंत्रिमंडल में उद्योग और आबकारी जैसे अहम विभागों पर काबिज रहे। कभी स्कूल नहीं जाने वाले अनपढ़ कवासी लखमा कई बार अपने बयानों कारण चर्चा में रहे। झीरम कांड के बाद जिस तरह से उन्हें जंगल के अंदर एक चाबी लगी हुई मोटरसाइकिल मिल जाती है, बिना चोट के और बिना घायल हुए जिस तरह से अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र दिनेश पटेल के साथ वो नक्सलियों से संवाद करते हैं। काफी देर तक संवाद होता है। घटनास्थल से कुछ दूर सुनसान में अचानक नक्सलियों से उनकी ऐसी क्या बात होती है जो नक्सली उन्हें छोड़ देते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेताओं को मौत के घाट उतार देते हैं। कवासी लखमा के ऐसे महासंदिग्ध चरित्र पर आज तक कांग्रेस ने खुलकर कोई बयानबाजी नहीं की और न ही कवासी लखमा की भूमिका को रेखांकित किया गया। बस्तर से कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। गौर करने वाली बात यह है कि बस्तर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जीते हुए सांसद रहे, बावजूद इसके नक्सलियों के चहेते बने कवासी लखमा को कांग्रेस ने कैंडिडेट बना दिया। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण डौंडी विधानसभा क्षेत्र का लिया जा सकता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में देवलाल ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया था। देवलाल ठाकुर ने 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले दुगने वोट प्राप्त किए। भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में डौंडी से तकरीबन 34-35 हजार वोट मिले थे और देवलाल ठाकुर ने 68,000 वोट प्राप्त किए। बावजूद इसके वो कांग्रेस की प्रत्याशी अनिला भेड़िया से हार गए। इनकी हार की एक वजह सिर्फ यह थी कि नक्सल समर्थित छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और अन्य साम्यवादी संगठनों का समर्थन कांग्रेस को मिला था। इसलिए देवलाल ठाकुर दुगने वोट प्राप्त करने के बावजूद भी चुनाव हार गए। वामपंथी और कांग्रेस डौंडी विधानसभा क्षेत्र में मिलकर जो चुनाव लड़ रहे थे, ये वो तमाम सबूत हैं जो चीख चीख के कह रहे हैं कि कांग्रेस की भूमिका कहीं ना कहीं वामपंथ और नक्सली विचारधारा के बहुत करीब है। देश को बांटने वाले और टुकड़े टुकड़े करने वाली भाषा बोलने वाले जेएनयू के लीडर के साथ राहुल गांधी खड़े दिखाई देते हैं। कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग का पोस्टर बॉय रहा, इन दिनों कांग्रेस का एक बड़ा प्रचारक है। उसे भी स्टार प्रचारक के रूप में बिलासपुर आमंत्रित किया गया। छत्तीसगढ़ में कन्हैया कुमार ने आकर क्या कुछ कहा, मैंने अपने पुराने वीडियो में सारी बातें बताई थी, उस बारे में आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आज जो विषय है वो आपको गहराई से समझना होगा कि किस तरह से देश की बर्बादी में लगे वामपंथी विचारधारा के साथ कांग्रेस हम कदम हो रही है। और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा में उतर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे उम्र में भी बड़े हैं, राजनीति में भी बड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोली है पूरे देश ने देखा, समझा। आप भी गहराई से समझिए कि आखिर राहुल गांधी को हो क्या गया है। विरासत वाले टैक्स पर उन्हें इतनी तकलीफ क्यों हुई? दरअसल राहुल गांधी को यह मिर्ची तब लगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में एक सभा के दौरान सीधे तौर पर वो खुलासा कर दिया जिसे देश को गहराई से जानना समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा जिससे राहुल गांधी को इतनी मिर्ची लग गई, ये बयान सुनिए। देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था, तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी
कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बारी थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने तो सारी हदें ही पार कर दी। किस तरह से तू तड़ाकी भाषा में बात कर रहे हैं, किस तरह की उनकी भाषा शैली है, इस पर आप गौर करें। मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी लगातार ऐसी अपमानजनक भाषा बोलते रहे हैं, लगातार झूठे आरोप लगाते रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 16 लाख करोड़ अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया। लेकिन समझने वाली बात यहाँ यह भी है कि राइट ऑफ करना कर्जा माफ नहीं होता, ब्लैक लिस्टेड करना कर्जा माफ नहीं होता। राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो झूठ बोला था उसकी मार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पड़ी, माफी मांगने तक के लिए मजबूर होना पड़ा। बावजूद इसके जनता भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सबक सिखाती रही। लेकिन अब जो भाषा शैली सामने आई है तू तड़ाक वाली, उसका भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही विनम्रता से दिया। उनके पिता से लेकर दादी का नाम किस तरह सम्मान से लिया। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार है। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत वाला मुद्दा कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बिंदु क्रमांक 21 से चलकर आया है, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस ने संपत्ति के सर्वे का इशारा ही किया। और उसके बाद 2 मौकों पर राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से इस पर मुहर लगाते हुए अल्पसंख्यक और मुसलमानों को यह संपत्ति देने की बात की, जो कि कुछ लोगों के पास ज्यादा है या छिपा कर रखी गई है। ऐसी भाषा शुद्ध रूप से वामपंथ की बोली है, यानी कांग्रेस का जिस तरह से वामपंथीकरण हुआ है। और मैंने आपको जो छत्तीसगढ़ के उदाहरण दिए उस पर आपको गौर करना होगा, किस तरह से कांग्रेस के अपने ही ये स्वीकार करते है कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हो चुका है। ये वही वामपंथ है जो कि खून खराबे पर विश्वास रखता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।